गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 28 जनवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड काफी सारा आपको स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने अपने नाम किया? तो हर बार मैंने आपको बताया है 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के बारे में। टेनिस टूर्नामेंट पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े, साल में 4 आयोजित होते हैं। सबसे पहला आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में शुरू होता है, जनवरी फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद सेकंड आता है फ्रेंच ओपन, थर्ड आता है विंबलडन ओपन और फोर्थ सबसे आखिरी में आयोजित किया जाता है जिसे कहा जाता है अमेरिकी ओपन। तो इस तरीके से यहां पर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं 2025 के। तो यहां पर मेन सिंगल की बात करते हैं तो इसका खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। अच्छा, कहां के खिलाड़ी है यह भी एक क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं जेनिक सिनर, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मैन सिंगल का खिताब अपने नाम किया। इनके बारे में इंटरेस्टिंग ये भी है कि लास्ट ईयर 2024 में भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल का खिताब जीता था और साल के आखिरी में जो यूएस ओपन का आयोजन किया गया था उसमें भी जेनिक सिनर ने मैन सिंगल का खिताब जीता था। तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जेनिक सिनर, इटली के टेनिस प्लेयर हैं। याद रखिएगा फाइनल में इन्होंने किसको हराया? तो फाइनल में इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को, जो कि जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। तो विनर हो जाते हैं जेनिक सिनर इटली और रनर अप हो जाते हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी के टेनिस प्लेयर। अब यहां पर अगर हम विमेन सिंगल की बात करें, ये तो बात हुई मैन सिंगल की। विमेन सिंगल का खिताब जीता है मेडिसन कीस ने, जो कि अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं। मेडिसन कीस, इन्होंने फाइनल में बेलारूस की आरेना सबालेका को हराया। तो आरेना सबालेका हो गई रनर अप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में और मेडिसन कीस अमेरिका की टेनिस प्लेयर हो गई यहां पर विनर। तो जेनिक सिनर इटली से आते हैं विनर जो हैं, और मेडिसन कीज आती है अमेरिका से। यह मैं आपको बता ही चुका हूं कि जेनिक सिनर ने लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता था और अब इन्होंने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता। नंबर 1 रैंकिंग वाले प्लेयर हैं अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ियों में अगर गिना जाए, और मेडिसन कीस के करियर का यह पहला विमेन सिंगल का खिताब है जो हराकर इन्होंने जीता है आरेना सबालेका को। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरुआत की गई थी 1905 में और पहले जब इसे शुरू किया गया था तो ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। अब इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट पर। सेकंड क्वेश्चन, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी एक दिन पहले। तो जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई उसमें पद्म अवार्ड ऑल ओवर में अगर हम पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 7 लोगों को इस साल पद्म विभूषण दिया गया। आपको पता है 3 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है पद्म विभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में दूसरा है भारत रत्न के बाद। दूसरा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण के नीचे आता है पद्म भूषण और फिर तीसरा है पद्मश्री। यहां पर केवल पद्म विभूषण की बात की गई है। तो इस साल 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। ऑल ओवर अगर हम देखें कि 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, तो टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार अनाउंस किए गए हैं। 139, इनमें से 7 दिए जा रहे हैं पद्म विभूषण, 19 दिए जा रहे हैं पद्म भूषण और 113 दिए जा रहे हैं पद्मश्री। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत सबसे पहली बार 1954 में की गई थी। अब ऑल ओवर 139 में से 23 महिलाओं को दिए जा रहे हैं,
पद्म अवार्ड 10 विदेशी व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं और 13 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, मरने के बाद या निधन के बाद। तो ऑल ओवर 139 पद्म अवार्ड है, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 लोगों को दिए जा रहे हैं पद्मश्री। अब देखिए, पद्म विभूषण में आपको पूरे बता देता हूं, पद्म भूषण में मैं आपको मेन बता दूंगा और पद्मश्री में भी हम 2-3 को डिस्कस कर लेंगे, पूरे 113 तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, पद्म विभूषण की बात करें 2025 के, तो 7 लोगों में एक हैं दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी। अगर इनकी बात करते हैं तो तेलंगाना के मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, बहुत ही फेमस है। पद्म भूषण इन्हें 2016 में दिया जा चुका है और पद्मश्री दिया जा चुका है 2002 में, और अब 2025 में इन्हें दिया जा रहा है पद्म विभूषण। सेकेंड है रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, चीफ जस्टिस रहे, 44th चीफ जस्टिस है ना इंडिया के। अयोध्या भूमि विवाद पर इन्होंने वर्डिक्ट दिया था। भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश भी हैं ये, पहले सिख मुख्य न्यायाधीश इंडिया के। कौन? जगदीश सिंह खेहर। इन्हें भी दिया गया है पद्म विभूषण, पब्लिक अफेयर के लिए चंडीगढ़ से आते हैं। फिर कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, पद्म विभूषण दिया गया, कथक नृत्यांगना है गुजरात की, आर्ट के क्षेत्र में। इन्हें पहले 2010 में पद्म भूषण और 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, और अदर अवार्ड भी यहां पर मैंने मेंशन किए, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है और अभी जो दिया गया। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात करें तो कर्नाटका के एक आर्टिस्ट हैं, वायलिन वादक, ठीक है ना। इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है 2001 में और अब दिया गया 2025 में पद्म विभूषण। इनके बाद आते हैं MT वासुदेवन नायर, मरणोपरांत इनको यह अवार्ड दिया गया, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, बहुत ही फेमस लेखक भी रहे हैं। ओसामू सुजुकी, ये विदेशी हैं, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में जापान के एक इंडस्ट्रियल हैं ओसामू सुजुकी, जिनको दिया गया पद्म विभूषण मरणोपरांत। और एक और हैं शारदा सिन्हा, इनकी लास्ट ईयर ही इनका निधन हुआ है, बिहार की बहुत ही फेमस लोक गायिका, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी में काफी गाने गाए हैं इन्होंने। 2018 में दिया गया था पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री। कौन है ये? शारदा सिन्हा। तो ये 7 लोग हो गए पद्म विभूषण वाले। अब पद्म भूषण दिया गया है 19 लोगों को, इनमें से भी 7 मेन मैं आपको बताता हूं। PR श्रीजेश, इन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक के बाद अपना रिटायरमेंट लिया है। PR श्रीजेश है ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम में ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है या 2024 में जो जीता है उसमें ये गोलकीपर रहे हैं PR श्रीजेश, 2024 में भी 2020 में भी। फिर श्री शेखर कपूर की बात करें तो आर्टिस्ट हैं, सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें दिया गया पद्म भूषण। इनके बाद सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत दिया गया है, बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पब्लिक अफेयर के लिए इन्हें दिया गया पद्म भूषण। पंकज उधास, लास्ट ईयर ही इनका निधन हुआ है, आर्ट के क्षेत्र में बहुत ही फेमस गायक भी हैं। फिर विवेक देवराय, इनका भी अभी निधन हुआ था एक आध महीने पहले, भारतीय अर्थशास्त्री, बहुत ही फेमस, PM के आर्थिक सलाहकार रहे हैं विवेक देवराय। और साध्वी रितंभरा बहुत ही सुर्खियों में रहती है, सोशल वर्क के लिए यूपी से आती है और महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काम किया है। फिर विनोद धाम, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में USA के ये रहने वाले हैं वर्तमान में, ठीक है। पेंटियम चिप के जनक रहे हैं इंटेल में। फिर आता है पद्मश्री, 113 लोगों को दिया गया पद्मश्री। 3 यहां पर मैं आपको बता देता हूं। अरिजीत सिंह, बहुत ही फेमस सिंगर है, पश्चिम बंगाल से आते हैं, है ना, बहुत ही फेमस गायक अरिजीत सिंह। फिर आते हैं श्री आर अश्विन, तमिलनाडु के रहने वाले क्रिकेटर हैं, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। और हरविंदर सिंह की बात करें तो पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं, शूटर हैं हरविंदर सिंह, इनको भी दिया गया पद्मश्री। तो ये मेन जो हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक बार लिस्ट पर नजर डाल लेना, वो आपको क्रेजी जीके ट्रिक की जो आपको मंथली ई बुक आती है हर महीने, उसमें करंट अफेयर में अपडेट होकर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी को पता है हमने रिपब्लिक डे की सेल शुरू की थी, काफी स्टूडेंट का संडे को भी लगातार मैसेज आया हमारे पास, इवन
मंडे को भी काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर सेल को थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए क्योंकि काफ़ी रश था, तो वो और एक 26 जनवरी छुट्टी का दिन था, संडे भी था, तो शायद उनको कुछ प्रॉब्लम आई हो, हर्डल आई हो। तो आज के लिए अभी के लिए आपके लिए 100 आवर जीएस का जो कोर्स है अक्षय सर का वो कंटिन्यू है। ये अभी आपको 899 में अवेलेबल है और आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, वहां पर आपके लिए नॉमिनल चार्जेस अभी भी बनाए रखे हुए हैं जैसे थे सेल में, वो अभी कंटिन्यू है, तो आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपका डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है जब हम हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं, मतलब 26 जनवरी को। देखिए इंटरनेशनल कस्टम डे का उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ल्ड में कस्टम अधिकारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में कस्टम से संबंधित चीजों को लेकर, पॉलिसीज को लेकर वर्ल्ड को अवेयर करना, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है कस्टम का। अब इसी के प्रति लोगों में सम्मान की भावना आए, कस्टम डिपार्टमेंट उनके अधिकारियों के प्रति लोगों में सम्मान की भावना है, क्योंकि भाई पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल बॉर्डर पर वस्तुओं का सुरक्षित रूप से आवागमन करवाने का काम, सुनिश्चित करवाने का काम, सिक्योरली ये काम करने की जिम्मेदारी किस पे होती है? कस्टम की होती है किसी भी देश में। तो इनके प्रति लोग अवेयर हों, इनकी भूमिका को समझे, सम्मान करें, यही उद्देश्य इंटरनेशनल कस्टम डे को मनाए जाने का। और ये दिन जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश है ना, वो सभी मनाते हैं। 2025 में कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, 2025 में इंटरनेशनल कस्टम डे की थीम है। 26 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के देशों के द्वारा। अब इस संस्था की बात करें तो 1952 में कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल के नाम से इसकी स्थापना की गई और 1994 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन किया गया। 183 कंट्रीज वर्तमान में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य हैं। ठीक है, महत्व क्या है इसका? भैया देखिए, जितने भी अधिकारी हैं, दिन को मनाए जाने का है ना, वर्ल्ड कस्टम डे को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल कस्टम डे को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी अधिकारी हैं कस्टम के, उनके प्रति लोगों में अवेयरनेस आए, उनके अधिकारों के प्रति अवेयरनेस आए, कस्टम लॉज के प्रति लोग अवेयर हों, है ना, ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके, जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को। देखिए 26 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी के प्रति, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति लोगों को जागरूक करना, देशों को जागरूक करना, यह मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी को मनाए जाने का, मनाया जाता है। ठीक है, कब? 26 जनवरी को। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे आ जाएंगे। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जितेंद्र पाल सिंह की। ये नए एम्बेसडर बने हैं इंडिया के इजराइल में। अब इजराइल और फिलिस्तीन वॉर काफी सुर्खियों में रहता है और इजराइल हमारा बहुत अच्छा मित्र, दोस्त मतलब मित्र कंट्री भी है, दोस्त भी बहुत अच्छा है। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा देश जिस पर इंडिया आंख बंद करके भरोसा करे तो वो अभी के लिए इजराइल माना जाता है और फिर रशिया को भी इस गिनती में देखा जाता है। तो इजराइल हमारे साथ हमेशा बिना शर्तों के खड़ा रहा है, इसीलिए इजराइल में आप देखना कि इंडिया में इजराइल के प्रति बहुत सहानुभूति रहती। तो जितेंद्र पाल सिंह की बात करें तो ये एम्बेसडर बने हैं कहां पर? इजराइल में, भारत के नए राजदूत। अभी तक ये जो पद है ना, ये संभाल रहे थे यहां पर संजय कुमार सिंगला, 2019 से 2024 तक इन्होंने संभाला। अब इन्हें रिप्लेस करेंगे कौन? जितेंद्र पाल सिंह, जो कि एक आईएफएस अधिकारी हैं 2002 बैच के, इंडिया में। इजराइल में भारत के अगले राजदूत ये अपॉइंट हुए हैं। आगे आते हैं। इजराइल और इंडिया रिलेशन की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए इंडिया ने ऑफिशियली एक कंट्री के रूप में इजराइल को 1950 में ही मान्यता दे दी थी, लेकिन हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1992 में शुरू हुए थे इजराइल के साथ।
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल की ऑफिशियली यात्रा की थी और इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले पीएम बने हैं। कौन? पीएम नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात हार्ट सर्जन का हाल ही में निधन हो गया? तो पद्मश्री से सम्मानित एक बहुत ही फेमस हार्ट सर्जन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम है डॉक्टर के.एम. चेरियन। तमिलनाडु से ये आते हैं, डॉक्टर के.एम. चेरियन, बहुत ही फेमस हार्ट सर्जन। तो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत में फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करने वाले हार्ट सर्जन इंडिया में। 82 साल की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया, डॉक्टर चेरियन का। आंसर ले लिया हमने, डॉक्टर के.एम. चेरियन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, इनकी जो उपलब्धि है ना, इसके कारण 1991 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तमिलनाडु के चेन्नई में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सदर्न रेलवे हेडक्वार्टर अस्पताल। इसमें 1975 में इन्होंने भारत की फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की थी सफलतापूर्वक। अब इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, डॉक्टर चेरियन का। ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने पहली बार जारी किया है। किस आधार पर जारी किया जाता है? इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के मामले में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? ओके, कौन सा राज्य अपनी जो फाइनेंस है उसको कितना अच्छा संभाल पा रहा है, कितनी अच्छी सही योजनाओं में खर्च कर पा रहा है, डेट जो है किस राज्य में सबसे कम है, ना के बराबर है, या फिर जिन पर है तो वो कितनी स्पीड से उसको रिड्यूस कर रहे हैं। इन सभी डायमेंशंस के आधार पर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा। पहली बार ही इसने इस इंडेक्स को लॉन्च किया और इसमें ऑल ओवर पहले स्थान पर रखा गया है ओडिशा राज्य को। तो आंसर यहां पर सी हो जाएगा। ओडिशा देश में फिजिकल हेल्थ के मामले में टॉप परफॉर्मर के रूप में सबसे ऊपर है और यह पहली रिपोर्ट है नीति आयोग की। इसमें ईयर जो काउंट किया गया है फिजिकल ईयर 2022-23। उद्देश्य क्या है भाई इस इंडेक्स को जारी किए जाने का? तो देखिए, फाइनेंशियल गवर्नेंस में इंडिया में सुधार करना और राज्यों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। यह इंडेक्स बताता है कि भारत के अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिक स्टेटस कितनी अच्छी है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। इन आधारों पर नीति आयोग ने क्या किया, भारत के जो 18 बड़े राज्य उनको इंक्लूड किया और 5 डायमेंशंस के आधार पर उनको रैंक दी है। पहला है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्पेंड, मतलब कौन सा राज्य अच्छी योजनाओं में अच्छी जगह पर अपने पैसे को खर्च कर रहा है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा राज्य कितनी अच्छी तरीके से पैसे कमा पा रहा है, कितने अच्छे अच्छे सोर्सेस से पैसे कमाने के। राज्य अपने जो पैसा है राज्य का उसको स्मार्ट तरीके से यूज कर पा रहे कि नहीं। राज्य का कर्ज जो है, डेट जो है वो कितना ज्यादा है या फिर वो उसको कैसे संभाल रहा है, डेट क्या समय पर चुका पा रहा है या नहीं, ऋण को समय पर राज्य दे पा रहे हैं कि नहीं। इन सभी 5 डायमेंशंस के आधार पर 18 राज्यों को यहां पर रैंक दी गई नीति आयोग के द्वारा। अब इसमें देखिए, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में पहले स्थान पर तो हो गया ओडिशा, लेकिन हमको टॉप 3 स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरे पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे पर रखा गया गोवा को। चौथे 5वें पर झारखंड और गुजरात है। सबसे खराब परफॉर्मर की बात करें तो पंजाब, केरल, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, ये सबसे खराब परफॉर्मर रहे हैं इस इंडेक्स में। अलग अलग कैटेगरी थी, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, ऐसी अलग अलग कैटेगरीज यहां पर डिवाइड की गई थी। लेकिन आप यहां पर टॉप परफॉर्मर को याद रखिए ऑल ओवर कैटेगरी में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं से आएगा। ये टॉप 3 याद रख लो, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अच्छा, नीति आयोग के बारे में जानते हैं, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ही नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। पहले कभी योजना आयोग इसका नाम था, 1950 में इसका गठन किया गया था। प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी पहली बार योजना आयोग, लेकिन जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया नीति आयोग। चेयरमैन हमेशा भारत के पीएम होते हैं, जो भी होंगे
प्रेजेंट पीएम अभी नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरपर्सन की बात करें, चेयरमैन की बात करें तो सुमन के बेरी हैं, और सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ के पद पर हैं। हाल ही में भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में जोड़ा गया? तो भारत के दो ऐसे शहर जिसको यूनेस्को ने पहली बार वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में जोड़ा है, मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर है। दोनों ही जो सिटीज है ना, वहां पर जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए बहुत ही शानदार काम किया है दोनों ने ही। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आपको पता है एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में 1971 में हुआ था। यहां से जो आर्द्र भूमि होती है ना, उनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाना शुरू किया गया। आर्द्र भूमि का संरक्षण और उपजाऊ भूमियों का संरक्षण, स्पेशली नदियों झीलों के आसपास की जो आर्द्र भूमियां होती है उनका। एमपी का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर, इन्होंने अपने आर्द्र भूमियों का बहुत ही अच्छा संरक्षण किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इसीलिए दो ऐसे पहले शहर बन गए हैं, दोनों की दोनों, इंदौर और उदयपुर, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में ग्लोबल लिस्ट में मान्यता प्रदान की गई है। दोनों ने ही अपने वेटलैंड्स को रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण के लिए बहुत ही शानदार काम किया है। रिसोर्सेस पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके रिसोर्सेस वेटलैंड को उन्होंने बहुत ही सहेज के रखा है। इसीलिए यूनेस्को ने दोनों शहरों को, दोनों ही सिटीज को अपनी इस लिस्ट में जगह दी है। देखिए, रामसर कन्वेंशन की बात करें, 1971 में हुआ था ईरान के रामसर में। आर्द्र भूमि संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में 85 वेटलैंड रामसर, भारत के 85 वेटलैंड रामसर ट्रीटी के तहत वर्तमान में संरक्षित है। मतलब ऑल ओवर इंडिया 85 आर्द्र भूमियां इंडिया में देखने को मिलती है, जो कि रामसर सम्मेलन या रामसर संधि के तहत जिनको अभी तक प्रोटेक्ट किया गया है, ऑफिशियली मान्यता दी गई है रामसर साइट के रूप में। इंदौर में भी सिरपुर तालाब वगैरह रामसर साइट है। सबसे ज्यादा रामसर साइट वर्तमान में देखने को मिलती है तमिलनाडु में, ठीक है। और यहां पर जो आर्द्र भूमि की अंतरराष्ट्रीय मान्यता है उन शहरों को दी जाती है इस सम्मेलन की ट्रीटी के तहत, जिन्होंने अपने वेटलैंड के महत्व को समझा है और उन्हें सिक्योर किया है, संरक्षण किया। तो ऐसे दो शहर पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए, कौन? मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। उदयपुर में हमको पिछोला लेक देखने को मिल जाती, काफी सारी है, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई और बहुत सारी। इंदौर में सिरपुर लेक है, यशवंत सागर लेक, बहुत सारे हैं। इसके अलावा ये तो है ही है रामसर साइट, इसके अलावा वेटलैंड बहुत सारी है इंदौर में भी, है ना। तो वैश्विक मान्यता सूची, लेटेस्ट लिस्ट जो लाई गई यूनेस्को के द्वारा, उसमें 31 नई सिटीज को शामिल किया गया। इसमें से 74 वेटलैंड सिटीज ग्लोबल लिस्ट में अभी तक देखने को मिलती है। इस साल 31 शामिल की गई। सबसे ज्यादा चाइना की 22 वेटलैंड सिटीज देखने को मिलती है ऑल ओवर लिस्ट में, ठीक है। और भारत की पहली बार इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता? महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला जो खिताब है यह जीता है ओडिशा वॉरियर ने। आपको पता ही है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका आयोजन झारखंड के रांची में और कुछ गेम्स ओडिशा में भी आयोजित किए गए। स्पेशली झारखंड में इसका आयोजन किया गया, जहां पर यह पहला इवेंट है, पहला एडिशन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25। ओडिशा वॉरियर ने फाइनल में हराया है सुरमा हॉकी क्लब को, तो विनर हो जाती है ओडिशा वॉरियर और रनर अप हो जाता है सुरमा हॉकी क्लब। फाइनल खेला गया है रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जो ट्रफ है, स्टेडियम है हॉकी का, वहां पर इसका फाइनल खेला गया था। दो टीमों के मध्य में, ओडिशा वॉरियर और सुरमा हॉकी क्लब। विनर कौन? ओडिशा वॉरियर, रनर अप सुरमा हॉकी क्लब, ठीक है। पहली बार इसका आयोजन हुआ है। सबसे ज्यादा जो स्पेशली खेला गया ना, झारखंड में ही सबसे ज्यादा इसके मैच हुए।
4 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। शराची रॉर बंगाल टाइगर्स, दिल्ली एसजी पाइपर, सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर जो कि विनर रही। हॉकी इंडिया इसका आयोजन करवाता है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। भारत में हॉकी खेलों को गवर्न करने वाली नेशनल बॉडी है। हाल ही में नवा जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? नवे जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है इनियन पन्नीर सेल्वम ने। देखिए, खिताब के विनर याद कर लो और ये कहां के हैं शतरंज प्लेयर ये याद कर लो, और आयोजन कहां पर हुआ है वो। 9th जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट है, खिताब जीता इनियन पन्नीर सेल्वम ने। इनकी बात करें तो ये तमिलनाडु के बहुत ही फेमस चेस प्लेयर हैं, 22 साल के हैं। इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया, जिसका आयोजन मलेशिया में किया गया है, और 9th एडिशन है इस साल जोहोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का। इसके पहले जो 8th एडिशन आयोजित हुआ था मलेशिया में, वो एडिशन जीएम नोवेंद्र प्रेस मोरो जो कि इंडोनेशिया के चेस प्लेयर हैं, इन्होंने अपने नाम किया था। प्राइस मोरो इनका नाम है, और अलग अलग नाम से भी इनको पुकारा जाता है, पर ऑफिशियली नोवेंद्र प्राइस मोरो इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। इन्होंने 8th एडिशन जीता था। अब 9th एडिशन जो आयोजित किया गया मलेशिया में, वो हमारे तमिलनाडु के चेस प्लेयर ने जीता है, जिनका नाम क्या है? इनियन पन्नीर सेल्वम, तमिलनाडु के चेस प्लेयर। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को कहां लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, देखिए मोबाइल ऑपरेशन थिएटर समझते, मोबाइल वैन समझते होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जा सकती है। स्पेशली जैसे होता है ना एम्बुलेंस वगैरह होती है, पर एम्बुलेंस में नॉर्मली ऑपरेशन थिएटर होता है क्या? नहीं। अब यहां पर मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर में क्या है? सर्जरी के सारे इक्विपमेंट होंगे, सारे हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा होगा, है ना, हेल्थ की सारी चीजें वहां पर होगी, और उस मोबाइल वैन में ही या फिर जो मोबाइल ऑपरेशन थिएटर है उसमें ही किसी को ऑपरेट किया जा सकेगा। तो मुख्यमंत्री, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, नॉर्मली पहाड़ी क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, वहां पर अस्पताल स्थापित नहीं किए जा सकते। तो ये जो मोबाइल ऑपरेशन थिएटर है वो वहां पर पहुंच के उनका इलाज कर सकता है। या इसी में एक्सरे मशीन मिल जाएगी, है ना, छोटे छोटे ब्लड टेस्ट इसी के अंदर किया जा सकेगा, इसी मोबाइल ऑपरेशन थिएटर में। और एक्सरे करना है, सोनोग्राफी करना है, ये छोटी छोटी चीजें यहीं पर कंडक्ट हो जाएगी, और ऑपरेशन भी इसमें किए जा सकते हैं। तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है नागालैंड राज्य को। ठीक है, नागालैंड में इसे हाल ही में लॉन्च किया गया। तो नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अवसर पर चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का इनॉग्रेशन किया है, और यहीं पर नागालैंड के सीएम भी मौजूद थे, जिनका नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, राज्य के रूरल एरिया में, दूर दराज के क्षेत्रों में एडवांस सर्जिकल इक्विपमेंट मिले, सर्जरी की व्यवस्था मिले, और हेल्थ सर्विसेज सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके। यह उद्देश्य है सीएम मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को लॉन्च किए जाने का। किस राज्य ने इसे लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किए जाने का श्रेय दिया जाता है नागालैंड राज्य को। नागालैंड की कैजुअल इंफॉर्मेशन, गवर्नर कौन? ला गणेशन। सीएम कौन? नेफ्यू रियो। वर्तमान में यहां के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 60 सीटें देखने को मिलती है विधानसभा में। राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट भी नागालैंड में 1 है। यहां पर हमने 28 जनवरी के सभी करंट अफेयर को डिस्कस किया है। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जब नेशनल इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी। भारतीय नेताओं ने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना है? क्यों? क्योंकि इस दिन 1930 में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा चुका था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना 100वां उपग्रह कब लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च करेगा 29 जनवरी को। 2025 में स्टेक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मृत्युंजय महापात्रा। भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया है समुद्रयान।
हाल ही में भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर पहल का इनॉग्रेशन कहां किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया केरल के कोट्टायम में। हाल ही में चर्चित वेगई नदी किस राज्य में स्थित है? वेगई नदी बहती है तमिलनाडु राज्य में। यहां पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन, ये शायद पूरा नहीं है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था? तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में लाया गया था 1968 में। हाल ही में सम्मान संजीवनी ऐप किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? तो यह हो जाएगा आईएनएस सर्वेक्षक। तो ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के हमारे आंसर ले लिए हमने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसई की संधि हुई थी बाजीराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। लुशाई जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, लुशाई जनजाति का जो फैलाव है ना, वो 2 राज्यों में देखने को मिलता है, स्पेशली मिजोरम और इसके अलावा त्रिपुरा में भी लुशाई जनजाति रहती है। अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है, भूटान, चाइना और म्यांमार। उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन सी बेरोजगारी इस स्थिति को दर्शाती है जहां कुछ श्रमिक नौकरी बदलते समय अस्थायी रूप से काम से बाहर होते? तो ये कौन सी बेरोजगारी है? इकोनॉमिक्स का टर्म है, उसके आधार पर आंसर कीजिएगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक के लेखक कौन है? सेकंड क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 3 क्वेश्चन है, थोड़े से टफ हो सकते हैं, ध्यान से आंसर कीजिए। आपको बिल्कुल आंसर आप, मुझे पता है आप कर पाओगे। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।